দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट। ये पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है कि जब मोर देन वन पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं, है ना, तभी इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब मोर देन वन पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं तब हम लोग इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ये देखो यहाँ पर। अच्छा, एक चीज सोचो कि पार्टनरशिप बिजनेस का जरूरत क्या हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अगर कोई एक ही इंसान काम करेगा, ठीक है, कोई एक इंसान अगर काम करेगा तो उसके पास उतना कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो चाहे तो अपने फ्रेंड को इंक्लूड कर सकता है एज ए पार्टनर या फिर किसी रिलेटिव को, किसी भी तरह से, ठीक है। तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया, देखो। एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो बिजनेस करता है उसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, ठीक है। अकेला अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। may not be in a position to cope with the financial and managerial demands of the present day business world। आज के दिन पे बिजनेस का इतना ज्यादा डिमांड है, ठीक है, और इतना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो बिजनेस को मैनेज करना और जो भी पैसे का जरूरत होगा, कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब एक अकेले इंसान के लिए कैपिटल का जो है अरेंजमेंट करना इतना आसान नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, ये कंसेप्ट आया कि अकेले क्यों करे, दो तीन जन मिलके बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इस थिंकिंग के साथ ही पार्टनरशिप बिजनेस का जो है इन्वेंशन हुआ था। एज अ रिजल्ट, टू और मोर इंडिविजुअल्स मे डिसाइड टू पूल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन ए बिजनेस। तो क्या हो सकता है, एक दो या उससे ज्यादा लोग, ठीक है, मिलजुल के क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल बिजनेस में दे सकते हैं। पुल मतलब लेके आना, ठीक है। डिसाइड टू पुल पुल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब किसी के पास मान लो घर है, किसी के पास मान लो फैक्ट्री है, किसी के पास मशीन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, सब कोई अपना अपना फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। अब जैसे होता है ना, एक इंसान से अगर दो चार जन मिलके कोई काम करे तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, उसी तरह से, ठीक है। The preparation of final accounts of sole proprietor have already been discussed in chapter 6। यहाँ पर chapter 6 है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी किया था और क्लास 11 के लिए भी किया हुआ है कि जो फाइनल अकाउंट्स है सोल प्रोप्राइटर वाला, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर हैव बीन डिस्कस्ड इन सक्सीडिंग यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो हम लोग को पार्टनरशिप में मेनली क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप क्या है, कैसे आया, क्या इसका रूल्स रेगुलेशंस है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये मेन जो है, ये सारा चीज हम लोग को कवर करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस का क्यों इंट्रोडक्शन हुआ, ये आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म का जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट से बनाते थे, तो ये होना चाहिए, ठीक है। हर एक बिजनेस का, अब दो तीन जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हुआ, तो क्या उनका जीपी नहीं जनरेट होगा, होगा। क्या नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, ऑब्वियसली वो भी होगा। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो है, ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो और एक नया चीज दिखेगा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है, ये तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर में नहीं किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि पहले प्रॉफिट जो हो रहा था वो एक ही इंसान का हो रहा था, क्योंकि वो एक लौता इंसान है जो बिजनेस कर रहा था अकेला, ठीक है, इंडिविजुअली वो बिजनेस कर रहा था। लेकिन जब तीन चार जन मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी तीन चार जन में बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा। तो उसके लिए जो अकाउंट हमें हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में हमें मिल जाता है जीपी, ठीक है। पीएल में हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है।
और बैलेंस शीट से हम लोग अपना जो एसेट और लाइबिलिटी है बिजनेस का वो पता कर लेते हैं। अब ये पहले इंडिविजुअल में क्या होता था, ये नेट प्रॉफिट उसी का हो गया जिसका बिजनेस था, लेकिन अगर 3-4 जन मिलकर बिजनेस करे तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट बोला है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट अलग से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, जिसपे हमें दो मेथड के बारे में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएशन। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का मतलब हम थोड़ा जिस्ट करके बता देते हैं। कोई भी पार्टनर जब बिजनेस में एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या क्या ला रहा है, ठीक है, क्या क्या कैपिटल ला रहा है, मतलब कितना पैसा ला रहा है बिजनेस में, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये सारा डिटेल्स जो है हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से कर सकते हैं। लेकिन इसका भी दो मेथड है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन। ये अभी शायद उतना समझ में ना आए कि ये पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया, बट श्योर है कि ये और ये तो बिल्कुल समझ में आएगा, बट ये पॉइंट जो है थोड़ा आगे जैसे हम लोग चलेंगे तो समझ में आएगा कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है और यहाँ ये हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है इसका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कि एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब इसका डिटेल्स भी हमें नीचे मिल जाएगा। तो क्यों पार्टनरशिप बिजनेस है वो हम लोगों ने देखा, मतलब एक से भले दो, ठीक है, एक से भले दो, वही हो गया ना कि एक जन क्यों काम करे, अगर 2-3 जन मिलकर करेंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है, और रिसोर्सेज भी ज्यादा होगा तो बिजनेस बहुत अच्छे से हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज 3-4 जन मिलकर लगा रहे, चाहे वो फाइनेंस वाला रिसोर्स हो या नॉन फाइनेंस वाला रिसोर्स हो, तो ऑब्वियसली काम तो अच्छा ही चलेगा। अच्छा, अब देखो फीचर्स क्या है पार्टनरशिप का, ये सब थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, थियोरेटिकली प्लस ये लॉ है, मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए कि क्या होता है पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहे तो उसे कौन से रूल्स के अंडर आना पड़ता है। तो ये देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अगर किसी को पार्टनरशिप बिजनेस फॉलो करना है तो ये एक्ट के अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1932 सेक्शन 4 में क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये जो है ये पूरे इस मतलब में ही जो है पार्टनरशिप का पूरा रूल्स बताया गया है। बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्संस। पर्संस मतलब मोर देन वन का बात हो रहा है, तभी तो पर्सन की जगह पर्संस लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारे लोगों के अंदर रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बताया जाता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीड है, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको शेयर करने के लिए एग्रीड है। और बिजनेस क्या है, बिजनेस कौन करेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है, जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर ही बिजनेस में परफॉर्म कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम या फिर कोई एक परफॉर्म कर सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब एक का परफॉर्मेंस ही बाकी सबका परफॉर्मेंस माना जाएगा, ठीक है, एक का परफॉर्मेंस बाकी सबका परफॉर्मेंस माना जाएगा। मतलब मान लो 4 जन, एक पहले एक इंडिविजुअल पर्सन था मिस्टर ए, ठीक है, ये बिजनेस कर रहा था बट इसके पास उतना कैपिटल नहीं है, इसके पास फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्राइसिस हो रहा है, तो ये सोच रहा है और 2-4 जन मेरे साथ अगर जुड़ जाए तो बिजनेस जो है अच्छा चलेगा। अब मान लो मिस्टर बी आ गए, ठीक है, मिस्टर सी, सब कोई मिलके यहाँ पर जुड़ के अपना काम करे, तो सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया है बिजनेस में, ठीक है, तो सभी को प्रॉफिट मिलेगा। गुड इवनिंग राहुल। हेलो, आवाज আসছে তো? রাহুল, আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো তো আমরা একটুখানি পার্টনারশিপটা জাস্ট একটু স্টার্ট করেছি, আমরা পার্টনারশিপ যে অ্যাকাউন্টিং আছে সেটা করছি। তো আপাতত আমি অ্যাকাউন্টিং কিছু করছি না, আমি পার্টনারশিপের রুলস গুলো বোঝাচ্ছি যেটা তোমরা লতেও পড়বে, কিন্তু আমাকে একবার বলতেই হবে অ্যাকাউন্টসে, তাই জন্য আমি বলছি কি পার্টনারশিপ বিজনেসটা কি হয়। তো আমি যেটা বললাম একটুখানি একবার রিপিট করে दिच्छी। तो जो मैंने बोला थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं कि पार्टनरशिप का जो मतलब सोच है वो कहाँ से आया। तो एक अकेला इंसान जब बिजनेस करता है उस बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और जब मोर देन 2 पर्सन, ठीक है, 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं तब उसे बोला जाता है कि हम लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप का जरूरत क्यों हुआ, पार्टनरशिप का जरूरत इसीलिए हुआ कि
बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कैपिटल का जरूरत होता है, मतलब पैसे का, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जरूरत होता है, एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी जरूरत होता है। नॉन फाइनेंशियल मतलब जैसे मान लो कि कुछ मतलब किसी के दिमाग से कुछ आइडिया आया, ठीक है, आइडिया हो सकता है, कुछ हम लोग का नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, आइडिया के बदले। अच्छा, उसके साथ और क्या हो सकता है, जैसे देखो किसी का घर है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास प्लांट मशीनरी है, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर ये सारे चीज एक इंसान के लिए इकट्ठा कर पाना आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर 2-4 जन मिलकर करते हैं तो इससे क्या होता है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलने का जो है चांसेस रहता है, ठीक है। तो इस वजह से पार्टनरशिप का बिजनेस का इन्वेंशन आया कि एक इंसान अगर अकेले नहीं कर सकता है तो हम लोग 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप, अगर किसी को पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसको कौन सा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग जस्ट उसी के बारे में स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना, ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है, मतलब किस तरह के फीचर्स रहने से हम लोग बोलेंगे कि ये लोग मिलके पार्टनरशिप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। पहला बात है कि ये लॉ में भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, लॉ में भी पार्टनरशिप है आप लोगों का, ठीक है। तो पहला बात है कि पार्टनरशिप जो है इसके बारे में जो एक्ट बनाया गया है 1932 एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप क्या होता है वो पूरा डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के बारे में क्या बोला गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। यही हम बता रहे थे। इसका मतलब होता है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कुछ लोगों के अंदर का रिलेशनशिप, ठीक है, जो ये एग्री करते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसे शेयर करेंगे। और बिजनेस कौन परफॉर्म कर रहा होगा, तो बिजनेस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कोई एक इंसान भी हो सकता है, या फिर मतलब कैरीड ऑन बाय ऑल, हर कोई बिजनेस कर सकता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हम समझाते हैं, मान लो एक ही 3 पार्टनर है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ए बी सी, तीनों मिलके, क्योंकि 3 जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन पर्संस, ठीक है। अब ये तीनों ने सोचा कि हम लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ये बिजनेस कौन कर रहे हैं, ये तीनों मिलके कर सकते हैं, तब हम लोग बोलेंगे बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये तीनों मिलके जब बिजनेस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है, मान लो बी सी को उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनको उतना नॉलेज नहीं है, बट उन्होंने पार्टनरशिप ज्वाइन इसीलिए किया है कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो इन्होंने भी अपना कैपिटल वगैरह दिया है, इंट्रोडक्शन किया है, कैपिटल वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं वो ए लेते हैं, इनका दिमाग ज्यादा चलता है, जो भी डिसीजन है वो मिस्टर ए लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए जो भी काम करेंगे ये मान लिया जाएगा कि वो मिस्टर बी और सी के परमिशन से ही हो रहा है। मतलब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि एक का डिसीजन बाकी सबका डिसीजन मान लिया जाता है पार्टनरशिप के हिसाब से। ये रूल्स है कि अगर एक गलत भी डिसीजन ले तो इनको भुगतना पड़ेगा तीनों को, अगर सही भी ले तो तीनों का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एनी ऑफ देम बिजनेस कैरिड ऑन, एनी ऑफ देम कोई एक जन बिजनेस को चला रहा है जिसको हम लोग मानेंगे कि एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये सभी का वो एक्ट माना जाएगा। 3 जन एक्ट करेंगे तभी माना जाएगा पार्टनरशिप है, तीनों में से कोई एक एक्ट कर रहा है, बाकी सब जो है वो जस्ट प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तब भी माना जाएगा कि ये दोनों का ही डिसीजन है। मतलब एनी कुछ भी गुड हो या बैड हो तीनों को ही क्या है भुगतना पड़ेगा। बी सी ये नहीं बोल सकते आप डिसीजन ले रहे हो तो आपका प्रॉब्लम है अगर कोई गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसी लाइन का मतलब होता है कि एनी ऑफ देम बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक का काम बाकी सबका काम माना जाएगा, बाकी सबका परफॉर्मेंस माना जाएगा। अच्छा, अब देखो फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पहला बात है कि पार्टनरशिप होगा तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या हो सकता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो है ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। ओरल मतलब जैसे मान लो 3 दोस्त मिलके बोल रहे ठीक है हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं चलो, तो ये भी चलेगा।
रिटर्न भी हो सकता है, ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन रिटर्न को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसीलिए कि अगर तीनों में आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ओरल एग्रीमेंट का क्या वैल्यूएशन है, वो बोलेगा मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, कोई बोलेगा मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन अगर रिटर्न में हो और उसमें सबका साइन हो तो वो वैलिड होता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट की तरफ से अगर देखें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है कि एग्रीमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आप ओरली कर लो, आप रिटर्न कर लो, नो इश्यू। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ओरली अगर होगा तो आपके पास प्रूफ क्या है, फिर आप कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो आप उसको कोर्ट में ले जाके डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए रिटर्न जो है ये बेटर होता है। तो ये देखो, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट के बारे में ये होना चाहिए, ये कहां बताया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 5 में बताया गया है, ठीक है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम contract between parties and not from status as it's happen in case of HUF, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, पार्टियों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जो भी पार्टनर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था एबीसी, ये तीनों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उससे जो रिलेशन अराइज होगा उसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। बट अगर मान लो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है कि सब जॉइंट फैमिली है, एक साथ रहते, जबकि आजकल देखने को उतना नहीं मिलता है, जो भी हो, लेकिन अगर कोई स्टेटस से, ठीक है, स्टेटस से अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब सब एक साथ रहते हैं तो वो पार्टनरशिप ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप अराइज होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, ठीक है, HUF के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ए फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट ए पार्टनरशिप, जैसे मैंने बोला कि रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, ओरली या फिर रिटन दोनों ही चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाएगा अगर हम लोग ओरली एग्रीमेंट पे चलेंगे तो आगे डिस्प्यूट होने पे उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा फीचर्स देखो, बिजनेस मतलब पार्टनरशिप, तीन दोस्त मिल गए और मिलके बोल रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो फिर उसे पार्टनरशिप में नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग सच में पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर नहीं दिखा सकते कि हम लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कुछ तो करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप है, भले ही 2 या 3 लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप तभी माना जाएगा अगर सच में कोई बिजनेस परफॉर्म हो रहा है। ये देखो, ए पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, दस इट इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन व्हिच क्रिएट्स ए पार्टनरशिप। एग्रीमेंट कर लिए, मान लो हम लोग तीनों जन मिलकर एग्रीमेंट कर लेते, चलो पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, बस एग्रीमेंट कर लिया और कुछ नहीं कर रहे, तो ये हमारा बिजनेस नहीं माना जाएगा। ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द पार्टनर्स बीइंग टू कैरी ऑन बिजनेस, अगर पार्टनर लोग बिजनेस कर रहे हैं तभी उसे माना जाएगा पार्टनरशिप इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ओनली स्टेट्स दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो इसमें बताया गया है कि बिजनेस मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, हर तरह का ट्रेड, ठीक है, हर तरह का ट्रेडिंग बिजनेस, कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन, मान लो 3-4 जन सीए मिलके एक फर्म ओपन कर रहे हैं, वो भी चलेगा, पार्टनरशिप में कर रहे, तो प्रोफेशन हो गया, कोई डॉक्टर्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर मिलके कोई हॉस्पिटल ओपन कर रहा है, कोई लॉयर मिलके कर रहा है, तो ये प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन में भी हम लोग पार्टनरशिप में प्रोफेशन जो है वो चला सकते हैं, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया, बिजनेस का नाम बना लिया और बिजनेस कुछ भी नहीं कर रहे तो नहीं चलेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि सच में बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तभी जाके माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है। प्रॉफिट के बारे में क्या बताया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बता रहा है प्रॉफिट के बारे में, द पर्सन्स कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो जो भी बिजनेस में इंक्लूड हुए हैं उनका मतलब मेन मोटो क्या है कि हाँ पैसा डाल रहे, बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो बिकॉज नो पर्सन इज अ पार्टनर अनलेस ही और सी हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जब तक किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट लेने का जो राइट्स यानी अधिकार नहीं है, तो तब तक वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई इंसान जो पार्टनरशिप बिजनेस से अपना प्रॉफिट को ले नहीं सकता, इसका मतलब वो उस बिजनेस का पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, यही चीज बोल रहा है। बिकॉज नो पर्सन इज अ पार्टनर अनलेस ही और सी हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट, जब तक प्रॉफिट शेयर करने का राइट जनरेट नहीं होता है तब तक पार्टनरशिप बिजनेस का वो पार्टनर नहीं है।
Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 does not insist upon sharing of losses. इन्होंने लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया। अब देखो बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा तो लॉस भी हो सकता है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में तो बहुत बताया इन्होंने 1932 में, 1932 पार्टनरशिप एक्ट में, बट लॉसेस के बारे में ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं बताया। दस ए प्रोविजन फॉर शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट नेसेसरी। तो लॉस को कैसे शेयर करें इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, बट हाँ प्रॉफिट को कैसे शेयर करें उसका प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी पार्टनर जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में इंक्लूडेड है वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वही वाला कि एक का डिसीजन सबका डिसीजन होगा। इट मीन्स दैट द बिजनेस इज टू कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Thus, if the person carrying on the business acts not only for himself but for other also, मतलब मान लो हम लोग तीनों जन मिलके पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे, ठीक है। अब मैंने बोल दिया हम तुम लोगों से बड़े हैं, तुम लोग के टीचर हैं, मैंने बोल दिया ठीक है चलो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, इसी में बेटर है, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने कोई एक डिसीजन सुना दिया कि हम लोग उस प्रोजेक्ट में मान लो 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने बोल दिया। तो मैंने ये बोल दिया तो मेरा ये डिसीजन जो है वो आप लोगों पे भी लागू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये पार्टनरशिप फर्म में तीनों लोगों ने ये डिसाइड किया, ठीक है। हालांकि डिसीजन मेरा अकेले का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप यही बोल रहा है म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सभी सभी के एजेंट है और सभी सभी के प्रिंसिपल है। मतलब ए बी सी तीन अगर पार्टनर है तो ए प्रिंसिपल है बी और सी का, बी प्रिंसिपल है ए और सी का, सी प्रिंसिपल है ए और बी का, और जब ए बी सी का प्रिंसिपल है, ठीक है, तो बी सी एजेंट हो जाएंगे ए के, ठीक है। मतलब मिलजुल के काम करना है, सभी को सभी का बात सुनना है, ठीक है। तो एक बार जो बोल रहा है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, बाकी एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ बोलेगा तो ये 2 एजेंट हो जाएंगे, ये कुछ बोलेगा तो ये 2 एजेंट हो जाएंगे। इसी चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। वही बोल रहा है सो दैट दे स्टैंड इन द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, दे आर पार्टनर। अगर हम लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट की तरह रिलेशनशिप रखते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे। माइनर एज ए पार्टनर, ठीक है, हम लोग माइनर को भी पार्टनरशिप बिजनेस में ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, किस हिसाब से वो एक्ट कर सकते हैं। ए माइनर कैन बी एडेड इन ए पार्टनरशिप फर्म बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली। मतलब मान लो मैंने एक माइनर को ले लिया है पार्टनरशिप फर्म में, हम लोग 3 जन थे और एक माइनर को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। क्योंकि वो माइनर है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है, ठीक है, लेकिन वो ही कैन नॉट बी मेड टू शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म। लेकिन मान लो बिजनेस है तो लॉस भी तो हो सकता है, लेकिन रूल्स क्या बोल रहा है कि अगर माइनर को पार्टनर बनाए हो तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट दो, ठीक है। छोटा है, ठीक है, तो वो रोएगा, यही बात हो जाता है, ठीक है। तो जैसे बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो बोलते हैं ना, छोटे जो भाई बहन है वो आ जाते हैं तो फिर वो खेल नहीं पाते, तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो मतलब वो उसका आउट हो तो भी उसे आउट मत मानो, और ऐसे करके हम लोग अपने अंदर एक डिस्कशन कर लेते। जस्ट लाइक दैट वही हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉसेस इनको नहीं शेयर करने देंगे, हाँ प्रॉफिट होगा तो इनको जरूर हिस्सा मिलेगा। इफ द पार्टनरशिप फर्म सफर लॉसेस देन इट विल बी बोर्न बाय द मेजर पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर लॉस होगा तो जो मेजर पार्टनर है, मतलब जो माइनर नहीं है, उनको शेयर करना पड़ेगा। बट जब प्रॉफिट होगा तो तीनों ही, मतलब तीनों मतलब क्या, मतलब मेजर पार्टनर्स एंड माइनर, ठीक है, तो ये सभी लोग मिलकर शेयर करेंगे। अब 3 भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, वही वाला यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। मिनिमम पार्टनर 2, देखो जब तक 2 जन नहीं मिलेगा पार्टनरशिप तो बनेगा नहीं, ठीक है, 2 जन तो कम से कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 होगा। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो रूल्स यहाँ पर क्या बता रहा है, सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2030, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बता रहा है, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड shall be formed for the purpose of carrying on any business। तो हम लोग तो पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या है, ये पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या रूल्स है वो हमें नहीं बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सेक्शन 464 में बताया गया है कि मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्संस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। तो 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 2 से 100, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013,
2013। आगे और एक लिमिट दे रखा है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 specifies the limit as 50, thus maximum number of members in a partnership firm are 50। लेकिन रूल 10 बोल के और एक रूल्स है जो 2014 का है, उसके हिसाब से मैक्सिमम लिमिट बोल रहा है कि 50 होना चाहिए। अब ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, वैसे एमसीक्यू की तरह नहीं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है कि जो रूल्स मतलब पार्टनरशिप का लिमिट बताओ, तो हमें दोनों चीजें बताना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या है और रूल्स 2014 के हिसाब से क्या है। अगर सारा सेक्शन वगैरह याद ना रहे, नो इशू, हम लोग इतना तो बता ही सकते हैं। ये 464 याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पर हम लोग इतना तो बता ही सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, और रूल 2014 के हिसाब से मिनिमम तो 2 होगा ही, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप नहीं होगा, और मैक्सिमम जो है वो 50 होगा। तो ये इस तरह से जिस्ट करके लिख सकते हैं हम लोग, ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो हम लोग बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो आगे क्या बोल रहा है। अब एलएलपी बोल के एक पार्टनरशिप नया आया, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को एलएलपी और पार्टनरशिप के अंदर का डिफरेंस। तो एलएलपी क्या है, क्यों आया, तो देखो क्या बोल रहा है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स फॉर ए जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप व्हिच हैज इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स फॉर बिजनेस डेब्ट्स एंड लीगल कंसिक्वेंस regardless of their holding or profit sharing ratio as the firm is not legal entity। यहाँ पर ये पूरे लाइन का मतलब बताते हैं। देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आया ना, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, पार्टनर लोगों का जो लाइबिलिटी था वो अनलिमिटेड था। इसका मतलब ये है, मान लो दो दोस्त मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मान लो हम लोग तीनों ही कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग तीनों पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, और अचानक से क्या हुआ, अचानक से मान लो कि हमारे बिजनेस में लॉस आ गया, ठीक है, लॉस हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे, बिजनेस बंद होने के हालत में, ठीक है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लो मार्केट में हमारा उधारी इतना है कि बिजनेस का सारा एसेट वगैरह बेचने के बाद भी हम लोग वो पे नहीं कर पा रहे। मतलब बिजनेस जहां पर कर रहे थे वहां पर कुछ तो एसेट वगैरह होगा, एसेट है, कुछ कैश है, सारा चीज बेच दिया, फिर भी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहे थे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोल रहा था कि अगर आपका बिजनेस से आप अपना रिकवरी नहीं कर पा रहे, आपको जो पे करना है नहीं कर पा रहे, आप अपने घर से लेके आओ, ठीक है, मतलब मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी में भी फिर क्या है, लीगली पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा पे करने के लिए, जिसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। ये जो था, ये पार्टनरशिप बिजनेस का एक नेगेटिव पॉइंट था, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक कर रहा था पार्टनरशिप को। इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो, जो एलएलपी आया, इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ऐसा पार्टनरशिप का फॉर्मेशन है जहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड होगा पार्टनर लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जनरल पार्टनर आर आल्सो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ को पार्टनर। और क्या होता है, मान लो जैसे मैंने बोला कि मेरा डिसीजन तुम लोग का डिसीजन, तुम लोग को लग रहा है कि मैम गलत डिसीजन ले रही है, इससे हमें हमारे बिजनेस में क्या होगा, खराबी हो सकता है, ठीक है, मतलब बिजनेस में जो है प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने अचानक से एक डिसीजन ले लिया, मान लो जिस ज्यादा करके मैंने कुछ स्टॉक वगैरह खरीद लिया, जिससे क्या हुआ, बहुत लॉस हो गया। अब क्या हुआ, अब इसको तुम लोग को भी भुगतना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि एक पार्टनर का जो मतलब एक पार्टनर जो भी कर रहा है उसका पूरा लाइबिलिटी बाकी सारे पार्टनर पे आ जाएगा। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर कैन बी लिक्विडेट, जो मैंने अभी बोला, टू मीट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब क्या हुआ, गलती मेरा था, मेरे वजह से बिजनेस खराब हुआ, हमारा बिजनेस खराब हो गया, हमारा बिजनेस बंद होने के हालत में है। अब क्या हुआ, सारा लाइबिलिटी, मतलब जितने बाहर वाले को है पे करना है, लोन वगैरह पे करना है, बिजनेस बेच के भी पे नहीं कर पा रहे। अब क्या हो रहा है, पर्सनल एसेट बिक रहा है, मेरा तो बिक ही रहा है, मेरे गलती की वजह से हो रहा है, आप लोगों का भी बिक रहा है, क्योंकि आप लोगों भी पार्टनरशिप में शामिल थे, ठीक है। तो ये एक पूरा नेगेटिव पॉइंट था पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए लाया गया है एलएलपी। अब देखो क्या बोल रहा है, विद द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द रोल played by its entrepreneur as well as its technical and professional manpower has been acknowledged internationally. Entrepreneurship, knowledge, risk
capital may be combined to provide a further impetus to India's economic growth। ठीक है, तो ये सब बोल रहा है कि कैसे क्यों बिजनेस में आज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिजनेस के केस में तो एंटरप्रेन्योर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मतलब बिजनेस होगा तभी तो कंट्री का ग्रोथ होगा ना। सभी अगर हम लोग बोलेंगे कि जॉब करेंगे तो जॉब देने वाला भी तो होना चाहिए। तो जॉब कौन देगा? जो लोग बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं वही जॉब देते हैं। ठीक है, तो अगर जॉब देने वाला ही नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा बाकी सबको? तो वही कुछ ग्रोथ के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ये नॉर्मल ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम लोग, इसका उतना हमारे लिए अभी इम्पैक्ट नहीं है अकाउंट्स रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं एलएलपी में। ठीक है, एलएलपी का बेनिफिट वगैरह क्या था, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलएलपी के बारे में क्या बताया। यहाँ पर तो इंडिया में क्यों पार्टनरशिप वगैरह ये सब बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ से एक बार रीड करते हैं। ये देखो, द एलएलपी इज व्यूड एज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस प्रपोजल। ये जैसे कि पार्टनरशिप का सोचा गया उसी तरह से एलएलपी का सोचा गया, ताकि जो मतलब पार्टनरशिप का जो भी डिफॉल्ट मतलब जो भी फॉल्ट था उस वजह से लोग पार्टनरशिप बिजनेस करने में डरते थे, उसके जगह एलएलपी आया ताकि लोगों को लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ना हो, लिमिटेड हो। इससे लोग पार्टनरशिप बिजनेस करने में मतलब हिचकिचाए नहीं। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउज इट मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज ए पार्टनरशिप व्हिच इज बेस्ड ऑन ए म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट। तो वही चीज लाइबिलिटी जो है वो हम लोग का क्या हुआ, लिमिटेड हुआ, अनलिमिटेड नहीं हुआ, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट यहाँ आते। ठीक है, उतना हमें जरूरी नहीं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ एलएलपी क्या है। सेक्शन 2 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी एक्ट है 2008, मतलब ज्यादा पुराना है। 2008 में ये वाला एक्ट आया है और वो बहुत पहले का था, 1932 का था। LLP, Limited Liability Partnership, as a partnership formed and registered under this Act, and Limited Liability Partnership Agreement means any written agreement between the partner of the limited liability partnership or between the limited liability partnership and its partner which determine the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in the relation to that limited liability partnership। मतलब क्या बोल रहा है कि जो एलएलपी एक्ट है 2008 जिसके सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, इसी को हम लोग एलएलपी बोलेंगे। ठीक है, एज ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म्ड होंगे, ठीक है, या फिर रजिस्टर होंगे, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएंगे बाय एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है जो रिटन एग्रीमेंट बन रहा है एलएलपी में जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनका, ठीक है, मतलब वो सारे पार्टनर लोगों के अंदर जो रिलेशनशिप बन रहा है जिसको हम लोग एग्रीमेंट में यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब जितने भी पार्टनरशिप पे जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो एबीसी, ये 3 जन है, ठीक है, एलएलपी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, इनमें जो एग्रीमेंट होगा, या फिर बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर, और एलएलपी के साथ इनके पार्टनर का जो भी रिलेशन बनेगा, व्हिच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, जिसके हिसाब से ही पार्टनर लोगों का राइट्स यानी अधिकार और ड्यूटीज उनको क्या करना है वो सारा चीज एलएलपी में लिखा हुआ होगा, एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब वही कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर भी रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा। ये देखो, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जो एलएलपी है उसमें 1932 वाला कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, इनका अपना रूल्स है। ठीक है, इनका रूल्स क्या क्या है यहाँ पर, एज पर द एलएलपी एक्ट एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई अकेला या कोई बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पहले से जो अगर मान लो कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां पर कोई भी इंडिविजुअल जुड़ सकता है एज ए पार्टनर या फिर कोई भी कंपनी पार्टनर हो सकती है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड that an individual shall not be capable of becoming a partner of a limited liability partnership, मतलब कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, एलएलपी पार्टनरशिप नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, he has been found to be of unsound mind by court of competent jurisdiction and the finding is
इन फोर्स, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हो पाएगा कोई भी इंसान अगर वो अनसाउंड माइंड है, मतलब पागल है, दिमाग थोड़ा सा खराब है या कुछ भी दिमागी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो फिर उसे पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं माना जाएगा। ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। अगर उसे इंसॉल्वेंट माना गया, मतलब पाया गया कि वो इंसॉल्वेंट है, तब उसे पार्टनरशिप में कोई भी जगह नहीं मिलेगा। He has applied to adjudicated as an insolvent and his applications is pending, ठीक है। तो अगर किसी भी चीजों के लिए मतलब कोई भी मान लो वो इंसॉल्वेंट पहले डिक्लेयर हुआ था, उसका एप्लीकेशन वगैरह पेंडिंग है उस रिलेटेड मैटर का, तो फिर उसे हम लोग पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो पार्टनरशिप एलएलपी में कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? अगर कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, या फिर किसी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो एलएलपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, मतलब इनका मिनिमम जो है वो भी 2 है, इनका मिनिमम पार्टनरशिप जो है वो 2 है, मिनिमम 2 लोग इस केस में भी एप्लीकेबल होगा एलएलपी में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या बोला है देखो, if at any time the number of partner of a limited liability partnership is reduced below 2, मान लो 2 जन थे, 2 जन पार्टनरशिप में थे, अब किसी वजह से एक चला जाएगा, वो नहीं करना चाहता है बिजनेस, तो reduced below 2 हो जा रहा है, 2 से कम हो जा रहे हैं, and the LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और इसी हालत में मतलब 2 पार्टनर थे, 2 से 1 हो गए, जबकि 2 से 1 होने का मतलब है पार्टनरशिप ही खत्म है ना, तब तो पार्टनरशिप बन नहीं रहा है, और उसने जिसने पार्टनरशिप बिजनेस इस हालत में क्या किया, 6 महीने कैरी ऑन कर दिया, मतलब मान लो ये ए है बी है, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे थे, अब बी चला गया बोल रहे मुझे नहीं करना है, तो ये तो अपना मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ बोल दिया होगा, ठीक है मुझे बिजनेस और नहीं करना है, चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है उनका तबियत खराब है, हो सकता है उनको आगे नहीं करना है, कहीं और जा रहे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए इस हालत में 6 महीना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप नाम पे चला रहा है, बट है तो नहीं पार्टनरशिप, पार्टनर कहाँ है, पार्टनर तो कोई नहीं है, वो अकेला है। While the number is so reduced, the person who is the only partner of the limited liability partnership during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the limited liability partnership incurred during that period। मतलब बी चला गया, उसके बाद ए क्या कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस बोल के बिजनेस को चलाए जा रहा है, ठीक है। फिर कोई भी मान लो लाइबिलिटी आया, ठीक है, अब ए बोलेगा देखो हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी आया, बी को फोन करके बोलेगा देखो हमारे बिजनेस में लाइबिलिटी आया तो तुम्हें भी पे करना पड़ेगा, तुम तो पार्टनर थे। ऐसा नहीं चलेगा, अगर वो चला गया है, वो पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप तोड़ के चला गया है, उसके बाद भी आप अपने मन से पार्टनरशिप बिजनेस बोल के चलाए जा रहे हो, तो लाइबिलिटी आपका खुद का है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, अब तुम दोनों चले गए, मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो हो सकता है नहीं करना चाहते हो, अब मुझे क्या करना है, अगर कोई भी अगर हम इसके बाद भी बिजनेस को ऐसे पार्टनरशिप चलाए जा रहे हैं तो सारा लाइबिलिटी मेरा होगा, हम तुम लोगों को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैंने बिजनेस बंद नहीं किया, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, तो वही चीज यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देख लिया एलएलपी के बारे में क्या क्या रूल्स है मोटा मोटी। अब हम लोग जो मेन चीज है वो देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म जो 1932 वाला था और जो एलएलपी है इसमें मेन डिफरेंसेस क्या है। तो ये देखो, ये 1932 का है, अभी तक मैंने जो भी बोला ना वही यहाँ पर लिखा हुआ, याद भी हो गया होगा। देखो पार्टनरशिप जो है वो 1932 एक्ट को फॉलो करता है, एलएलपी जो है और 2008 वाले एक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, मैंने बोला था ना ओरल या फिर रिटन, कोई भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल होता है। जबकि एलएलपी में आरओसी यानी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज में जाते हो तो उसे खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है किसी बोर्ड किसी यूनिवर्सिटी के अंडर, जस्ट लाइक दैट एलएलपी में अगर आना है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कहां पर करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में जाके, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये कैसे क्रिएट होता है, एग्रीमेंट के थ्रू से। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये आप लोग लॉ में पढ़ोगे, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे कि मानो मैंने तुम लोग को बोला चल
हाँ, चलो मेरे साथ बिजनेस करो, हम लोग पार्टनरशिप ओपन करते हैं, मेरा जो बिजनेस है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो, पार्टनरशिप हम लोग पार्टनर बन जाते हैं तीनों, ठीक है। तो मैंने ऑफर किया, अगर आप लोग हाँ हाँ बोलते हो तो इसको बोला जाता है एक्सेप्ट कर लिया, अगर ना बोलते होगे तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इसको बोला जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये हो गया एग्रीमेंट। और ये जो है ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट होता है, मतलब ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, पार्टनरशिप बन सकता है। लेकिन एलएलपी जो है ये क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब सिर्फ एग्री होने से नहीं होगा, इसमें फिर कुछ लीगल जो है बात वो भी फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि मान लो ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह लीगली सब होगा, तो ये लॉ क्रिएट करता है। ये सिर्फ ओरली यानी वर्बली या रिटन एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलएलपी को। एलएलपी अगर बनाना है तो पक्का पक्की होगा, इसमें आरओसी में जाके रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, पूरा लॉ के थ्रू से बनेगा। पार्टनरशिप का कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है, जबकि एलएलपी का बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस और जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो अलग है, ठीक है। लीगल एंटिटी हो जाएगा, बिजनेस हम लोग का लीगल एंटिटी हो जाएगा। तो बिजनेस और बिजनेस करने वाले जहां अलग माना जाता है उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन जहां बिजनेस और बिजनेस करने वाले अलग नहीं माने जाएंगे उसको बोला जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। यानी पार्टनरशिप 1932 वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या था कि जब पार्टनर लोग किसी वजह से उनका बिजनेस डिसोल्यूशन में जा रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब है बंद हो जा रहा है, और पार्टनर लोगों को बोला जा रहा है रूल्स के हिसाब से कि आप लोग अपने बिजनेस का जो भी एसेट वगैरह है वो बेचो, बेच के सारा चीज पे करो जो भी मार्केट में आप लोगों का लाइबिलिटी है, और अगर नहीं पूरा होता है तो घर पे पर्सनल एसेट को बेचो। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जा रहा है, ठीक है। जबकि एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। मतलब एलएलपी अगर पार्टनरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं तो जो बिजनेस है वो अलग है, जो भी नाम से बिजनेस है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एबीसी पार्टनरशिप फर्म, तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म अलग है और एबीसी तीन जो पार्टनर है वो अलग है अगर एलएलपी में है। लेकिन अगर मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म के मान लो कि अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो अगर कोई भी गलत या अच्छा काम करता है तो माना जाएगा ये तीनों ही कर रहे हैं अगर वो पार्टनरशिप एक्ट में आता है। लेकिन अगर वो एलएलपी में आता है तो ये माना जाएगा कि ये एबीसी फर्म ने किया है। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल देने से समझ जाओगे आप लोग, जब आप लोग कहीं पर भी स्कूल या कॉलेज में रजिस्टर करते हो खुद का, तो देखो जो एडमिट कार्ड में जो ये क्या बोलते हैं स्टैंप वगैरह लगता है ना, तो वो आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम लगता है, मतलब यूनिवर्सिटी का लगता है, जो प्रिंसिपल है उनका नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो स्कूल के साथ हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर 3 साल पढ़ रहे हैं कि 2 साल, या फिर कॉलेज के साथ हो रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी केस करना है तो हम लोग कॉलेज के ऊपर कर सकते हैं, वहां पर इंडिविजुअली कोई टीचर के ऊपर हम लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी को बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर कोई भी केस फाइल वगैरह होगा किसी वजह से, मान लो कोई कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, कोई भी कंपनी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंपनी के नाम पे केस दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी जो चला रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा सा मतलब अनएथिकल जैसा लग रहा होगा आप लोगों को कि कंपनी का तो हाथ पैर है नहीं, तो कंपनी जो चला रहे वही गलत कर रहे होगे तो सजा उन्हीं को मिलना चाहिए। तो हाँ, इसका भी रूल्स है, उसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। इसको बोला जाता है लिफ्टिंग, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले जो कंपनी चला रहे हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होता है, कंपनी के ऊपर ही होता है। लेकिन जब बाद में देखा जाए कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, कि बहुत खराब काम किया गया है, तो उस केस में वो जो मतलब पर्दा दे रखा है ना, वेल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा के इधर कौन है, कंपनी है, पर्दा के इधर जो है वो कंपनी चलाते हैं वो है। ये बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि कंपनी एक चलता फिरता आर्टिफिशियल इंसान है, हम लोग ये बोल रहे हैं। तो केस कंपनी पे करो, बट कंपनी थोड़ी ना सच में चल सकती है, कंपनी को तो ये लोग चला रहे हैं। तो अगर कुछ गलती हो रहा है तो इनसे हो रहा है, तो अगर जरूरत होगा तो लॉ क्या करेगा, ये जो पर्दा है इस पर्दे को उठाएगा, जिसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये एक मतलब लैंग्वेज है लॉ का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और ये पर्दा उठाया जाता है और ये बोला जाता है कि नहीं, जो कंपनी चला रहे वही तो कंपनी है, तो इसका मतलब सजा किसे मिलेगा, कंपनी को थोड़ी ना सजा दे सकते हैं, तो सजा इनको मिलेगा, ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है। इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी।
ठीक है, जहां पर ये वेल जो है बीच में रहेगा, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, ये जीते जागते इंसान है, ये एक आर्टिफिशियल इंसान है, ठीक है। और जहां पर ये अलग नहीं होता है, पहले से ही एक ही माना जाता है, उसमें बोलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये देखो यहाँ पर बोल रहा है पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपिचुअल सक्सेशन, इट हैज परपिचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो। क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी पार्टनर लोग चले जाते हैं तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। मान लो हम लोग तीनों पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है, हमारा जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ था तो वो 1932 के हिसाब से हुआ था। अगर हम हट जाते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस वो वाला नहीं रहा जो हम तीनों के नाम पे था, ठीक है। तो अगर आप दोनों पार्टनरशिप में रहना चाहते हो तो आप लोग को फिर से उसका एग्रीमेंट वगैरह करवाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है परपिचुअल सक्सेशन। नहीं, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब है जो चलता ही जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन एलएलपी ऐसा है, अगर मान लो हम लोग एलएलपी के अंडर थे तो हम लोग 3 लोग थे, ठीक है, हम लोग 3 जन थे। अब 3 में से मान लो कोई भी एक चला जाता है, ठीक है, ये चला गया, तो ये 2 जन मिलके भी एलएलपी को कंटिन्यू रख सकता है। इसका मतलब कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एलएलपी अपना चलता जाएगा, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर भी लागू होता है, ये एलएलपी के ऊपर भी लागू होता है, कंपनी के ऊपर भी लागू होता है। कंपनी का भी परपिचुअल सक्सेशन होता है कि कोई आए या जाए कंपनी अपना चलता जाएगा, कोई आए या जाए कंपनी अपना चलता जाएगा। जैसे देखो ना, रिलायंस, रिलायंस को जिन्होंने बनाया था, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, या फिर टाटा को जिसने बनाया था, जमशेदजी टाटा, वो तो अभी है नहीं, तो क्या कंपनी बंद हो गया? नहीं, कंपनी चल रहा है। अगर बाकी लोग चलाना चाहते हैं तो चल सकता है, अगर कोई चलाना ही नहीं चाहता है वो तो अलग बात हो गया। बाकी लोग अगर चलाना चाहते हैं तो कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड परपिचुअल सक्सेशन, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कितने मिनिमम लोग होने चाहिए? 2 पार्टनरशिप कर, यहाँ भी मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप का जो है बेस है। 2 लोगों के बिना पार्टनरशिप कैसे होगा? मैक्सिमम 50 जो हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होता है, एलएलपी में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, यहाँ पर 50 होगा, ठीक है। ये 50 हम लोगों ने देखा था रूल्स 2014, ऐसा कुछ था, देख लेते एक बार। रूल्स 2014 के हिसाब से था 50, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से था 100 लोग। यहाँ पर देखो मैंने दिखाया था, ये देखो रूल्स 2014 के हिसाब से 50 लोग, यानी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2 और 100, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन हम लोगों को कर लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर नोट डाउन एक बार करवा देते हैं कि कंपनीज, ये देखो पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट ये लिख लेना चाहिए हम लोग को। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम 50 वाला है ये रूल 2014 के अंडर भी आता है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 100, उससे ज्यादा नहीं। और एलएलपी का जो है, एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से मिनिमम 2, मिनिमम वाला तो याद रह ही जाएगा क्योंकि ये तो बेस है पार्टनरशिप का, और मैक्सिमम हो जाएगा अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा होना चाहिए अनलिमिटेड। अगर इसके बाद कुछ अपडेट होता है तो अपडेट डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कुछ और था। कंपनीज एक्ट 2013 जब नहीं था, 1956 था, ठीक है। जो भी हो, अभी तो है नहीं, वो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो तब जो डेटा था वो अलग था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ओनरशिप ऑफ एसेट, मतलब बिजनेस, बिजनेस जब करे, बिजनेस में एसेट होगा, एसेट का मतलब पैसा, ठीक है, जो करेंट एसेट होता है। पैसा मतलब कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसा, हाथ में जो पैसा है वो, ठीक है। कुछ फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट मशीनरी हो सकता है। तो एसेट का ओनरशिप किसका है? इतने सारे लोग हैं, एसेट का ओनरशिप किसका है? फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर ओन द एसेट ऑफ द फर्म। मतलब बिजनेस का एसेट नहीं है, ये सारा एसेट पार्टनर लोगों का है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, मतलब जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप फर्म है 1932 के हिसाब से। लेकिन एलएलपी में क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी था, मतलब पार्टनर अलग, बिजनेस अलग, ठीक है। तो इसका मतलब एलएलपी हैज इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड ओन एसेट, मतलब बिजनेस का जो
एसेट है वो फर्म का है, वो हमारा नहीं है, वो पार्टनर लोगों का नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, वो पार्टनर लोगों का नहीं है। नेक्स्ट देखो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मेंबर, जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी क्या था, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि पर्सनल एसेट भी बिक जाएंगे अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो, और हम लोग लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे तो। पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स एंड द फर्म एंड देयर लाइबिलिटी एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट। अगर किसी एक का गलती के वजह से बिजनेस का हालत खराब हुआ है तो सबको भुगतना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि पर्सनल एसेट तक भी हमें बेचना पड़े। लेकिन एलएलपी, इसीलिए तो एलएलपी आया है ना, ये पर्सनल एसेट भाई कौन बेचना चाहेगा बोलो, बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस बंद हो गया, सब मानते हैं, लेकिन पर्सनल एसेट तक बिक जाए तो फिर तो कोई पार्टनरशिप करेगा ही नहीं डर से, तो इसीलिए एलएलपी आया। तो एलएलपी में क्या बोल रहा है, limited to the extent of their contribution towards LLP except in case of intentional fraud or wrongful act and omission or commission by a partner। मतलब एलएलपी के हिसाब से बोल रहा है कि पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी तब कितना है वो तो बताओ। यहाँ पर तो बता दिया कि जब तक पे नहीं कर पाएंगे घर का चीजों को बेचो, बेच बेच के पैसा निकालो और जो जिनको जितना पेमेंट करना था करो, बट एलएलपी बोल रहा है ऐसा नहीं। एलएलपी बोल रहा है कि जितना लाइबिलिटी लेने का बात हुआ था, ठीक है, वो पहले ही बता दिया जाएगा कि हम लोग कितना लाइबिलिटी लेना चाहेंगे जब बिजनेस स्टार्ट होगा, कि जितना जितना कैपिटल दे रहे क्या उतना उतना लाइबिलिटी लेंगे, हो सकता है तो जितना लाइबिलिटी का कंट्रीब्यूशन का बात हुआ था उतना ही लाइबिलिटी हमारा बनेगा। लेकिन अगर मान लो कोई एलएलपी कर लिया और एलएलपी का बेनिफिट ले रहा है, एलएलपी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बिजनेस अलग और बिजनेस करने वाले को अलग मानेगा कोर्ट, लॉ, ठीक है, लॉ बोलेगा बिजनेस करने वाले अलग और बिजनेस जो है वो खुद एक अलग है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये जो है ये जीते जागते ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अब बोल रहा है अब ये क्या कर सकते हैं, अगर ये सारे बदमाश इंसान हो तो ये क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। फिर बोलेंगे क्या, जब लॉ इन्हें पकड़ेगा तो लोग बोलेंगे मैंने तो नहीं किया, मेरे बिजनेस ने किया, हम और मेरा बिजनेस तो अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है इस बात को कि देखो एलएलपी में लाइबिलिटी आपका पूरा अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, आपने जितना बोला था आपको उतना ही लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, लोगों को मतलब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, ठीक है, तो कुछ ओमिशंस कर रहे हो या कमीशंस बाय ए पार्टनर, ऐसा अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तब आपका लाइबिलिटी पूरा पूरा बनेगा। तब हम कोर्ट ये नहीं बोलेगी, लॉ ये नहीं बोलेगा कि बिजनेस अलग पार्टनर अलग, क्योंकि ये तो एलएलपी है, आप एलएलपी को आगे रख के कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तब आपका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा। अगर आप लोगों को धोखा दे रहे हो एलएलपी के नाम पे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, लॉ ये सब नहीं मानेगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप का एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन, जैसे मैंने बोला पार्टनर लोग जो है वो सभी सभी के एजेंट और प्रिंसिपल हैं। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम तीनों पार्टनरशिप में है, अब अगर तुम लोग मुझे कुछ बोलोगे मुझे सुनना पड़ेगा, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे, हम बड़े हैं तुम लोगों से, ऐसा नहीं चलेगा। पार्टनरशिप का मतलब है सब मिलजुल के काम करें। तो अगर आप लोग मुझे कुछ ऑर्डर दे रहे हो तो मुझे सुनना पड़ेगा, ऑन दैट मोमेंट आप लोग मेरे प्रिंसिपल हो जाओगे, हम आपके एजेंट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड डू नॉट ऑफ अदर फर्म। लेकिन जो एलएलपी है वहां पर ऐसा रूल्स नहीं है, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म। एलएलपी वाले क्या बोलेंगे, जैसे मान लो अगर हम लोग तीनों एलएलपी में जुड़े हुए हैं, मतलब एलएलपी एक्ट के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग अपने बिजनेस के एजेंट है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है। मतलब हम लायबल नहीं है आप लोगों के बात सुनने के लिए, ठीक है, हम सिर्फ बिजनेस के लिए जो ठीक रहेगा वही वाला करेंगे, हम लोग सिर्फ बिजनेस के एजेंट होंगे ना कि एक दूसरे के एजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर इन दिस चैप्टर द स्कोप ऑफ डिस्कशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टनरशिप अकाउंट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओनली। वैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पढ़ेंगे, एलएलपी 2008 का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, बट जानना था, ठीक है। और ये मैंने तो बताया जितना अकाउंट्स के लिए जरूरी है, बाकी लॉ में पार्टनरशिप एक्ट है तो आप लोग वहां लॉ में भी पूरा डिटेल्स में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आज हमारा थोड़ा थ्योरी चलेगा, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी चीज नहीं पता चलेगा हम लोग अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रूल्स तो पता चले ना, रूल्स होगा, रूल्स के हिसाब से तो अकाउंट्स चलेगा। अब देखो पार्टनरशिप डीड जो बनेगा, अब ये डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि रिटेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिटेन डॉक्यूमेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं
डीड, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक डीड बनेगा, रिटन डॉक्यूमेंट जो है, रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि डीड, इसका रिटन डॉक्यूमेंट को ही बोला जाता है डीड। तो जब पार्टनरशिप का पार्टनर लोगों में मतलब पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग करना चाहेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, तो एक पार्टनरशिप डीड बनना चाहिए। तो इसमें क्या क्या रहेगा? इट शुड बी कम्प्रीहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर ऑन, बाद में ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो तो कुछ रिटन में हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे जहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिख लिया जाएगा। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है देखो, इट इज यूजुअल देयरऑफ टू फाइंड द फॉलोइंग क्लॉजेस इन पार्टनरशिप डीड व्हिच मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, जो कि अभी हम लोगों ने दोनों डिफरेंसेस में देखा। एक आरओसी में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा एलएलपी का, ये देखो कंपलसरी है, इसमें ऑप्शनल है। तो हम लोग डीड बना सकते हैं। डीड में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस का तो नाम तो देंगे ना कि मेरे बिजनेस का ये नाम है, जैसे रिलायंस नाम है, ठीक है, जैसे टाटा नाम है, तो हमें भी पार्टनरशिप फर्म का नाम देना पड़ेगा। तो नाम, ठीक है, वो तो सारी कंपनियां हैं, तो हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म का एक नाम देंगे, तो नाम क्या है वो लिखना पड़ेगा डीड में, और पार्टनर लोगों का नाम क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कितना दिन बिजनेस होगा, ठीक है, कितना दिन होगा, ये क्यों लिखा हुआ है पता है? कभी कभी हो सकता है कि हम लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं कोई स्पेशल कॉज के लिए, और जब वो चीज परफॉर्म हो जाएगा तब हम लोग वो पार्टनरशिप को आगे नहीं रखना चाहते। अगर ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई सोच के साथ हम लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तब हमें ड्यूरेशन भी लिखना चाहिए कि हम लोग 5 साल तक की पार्टनरशिप में रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। दैट इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, तब होगा ये वाला बात, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में डाल रहा है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। कहां पर? पार्टनरशिप डीड में। तो नाम, बिजनेस का नाम, पार्टनर का नाम, कब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कितना दिन चलेगा, कितना पैसा पार्टनर लोगों ने दिया है, वो सारा डिटेल्स। उसके बाद अमाउंट to be allowed to each partner as drawings and the timings of such drawings। इसका मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अपने ही बिजनेस से जब हम लोग पैसा लेते हैं उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। मतलब हम लोग बिजनेस से पैसा कब लेते हैं? कुछ खर्चा पे करने के लिए, जैसे मान लो किसी अकाउंटेंट को रखा था, सैलरी पे किया, रेंट में बिजनेस कर रहे थे, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो पे कर दिया, कुछ लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, ये तो हो गया बिजनेस का खर्चा। लेकिन पर्सनल खर्चा भी तो होता है। अगर पर्सनल खर्चे के लिए हम लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालने को ड्राइंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग्स हो रहा है, ठीक है, ये पार्टनर लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये लिखा हुआ होना चाहिए डीड में कि पार्टनर लोगों को ड्राइंग्स करना अलाउड है कि नहीं। अगर है तो वो कब ड्राइंग्स कर सकते हैं, मतलब क्या एक सीक्वेंस में ड्राइंग्स करेंगे, जैसे हर मंथ के स्टार्टिंग में कर लिया, मिडिल ऑफ द मंथ कर लिया, एंड ऑफ द मंथ कर लिया, तो इस पे ही एक अलग पूरा डिटेल्स है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इस पे आगे जाके आप लोगों को एक डिटेल्स मिलेगा कि ड्राइंग्स कब कैसे करने से क्या रेट होता है उसका, ठीक है। वो अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो कितना ड्रॉ कर सकते हैं, कब कब ड्रॉ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म एंड टू बी चार्ज ऑन हिज ड्रॉइंग्स। इसका मतलब बताते हैं, जैसे पार्टनर लोग मान लो बिजनेस में पैसा दिया, उसके उसे बोला जाता है कैपिटल। हम जब पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर जा रहे हैं तो हमें तो बिजनेस में कुछ पैसा डालना पड़ेगा, उसको बोला जाता है कैपिटल। अब मान लो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलते चलते पैसे का जरूरत हुआ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें एक लोन लेना चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास ना पैसा एक्स्ट्रा है, लोन बैंक से नहीं लेना पड़ेगा, बैंक तो बहुत ज्यादा चार्ज बोलेगा, हम मुझे कम दे दीजिएगा, हम लोन दे रहे हैं बिजनेस में मेरे तरफ से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैंक से लोन नहीं लेके खुद ही बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, मैंने लोन दिया है, इंटरेस्ट लेंगे बोल के, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, डीड में। और उसके साथ साथ जो ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो क्या ड्राइंग्स करने पे पार्टनर लोगों पे कोई चार्ज लगाएंगे? मतलब ऐसा रूल्स रख सकता है पार्टनरशिप फर्म की ड्राइंग्स करने पे 10% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए निकालते हो तो आप जब रिटर्न करोगे उस पैसे को तो आपको 110 रुपए देना पड़ेगा, अगर आप वो 100 रुपए 1 साल के लिए अपने पास रखते हो तो। 10% पर एनम का मतलब ये होता है। ऐसा रूल्स हम लोग लगा सकते हैं ताकि ड्राइंग्स बार बार पार्टनर लोग अगर अनलिमिटेड वे से ड्राइंग्स करेगा
बढ़ेगा तो कैपिटल कम होते जाएगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, ड्रॉइंग्स अलाउड तो कर देती है बट उस पर रेट लगा देती है इंटरेस्ट का, कि ड्रॉइंग्स करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से पार्टनर लोगों को मोटिवेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो एक रूल्स कर सकते हैं कि हम लोग हर पार्टनर को ये बोल सकते हैं कि आप लोगों ने जितना जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पे आप लोगों को 12% पर एनम हर साल इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर कोई 100 रुपए कैपिटल दिया है तो उसको एक साल में 12 रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये क्यों? ये इसीलिए ताकि देखो अगर मैंने मान लो तुम दोनों को कन्विंस कर लिया कि मेरे साथ पार्टनरशिप बिजनेस करो, तो तुम लोग ये बोल ही सकते हो ये पैसा आपके बिजनेस में क्यों लगा है, अगर ये पैसा बैंक में देंगे तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पैसा बैंक में नहीं लगा के यहाँ दोगे तो यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ कैसे मिलेगा, हम लोग ऐसे रूल्स लगा लेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे कि अगर हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट का एक रेट जो है लगा सकते हैं। ऐसा होता है कि पार्टनर अगर चाहे तो अपने ऊपर ड्रॉइंग्स का रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए रेट लगा सकता है और कैपिटल का जो है उस कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकता है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर लोन वो प्रोवाइड कर रहा है फर्म को तो उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसका रेट क्या होगा ये लिखा हुआ होना चाहिए, कहां पर, डीड में। नेक्स्ट क्या बोला है, द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड। कैसे रेशियो में प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा, क्या हम तो तीनों इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ और रेशियो में, तो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। फिर क्या बोला है, वेदर ए पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी। क्या पार्टनर को सैलरी ड्रॉ करना अलाउड है? मतलब अगर मान लो मुझे अकाउंट्स आता है, हम बोल रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस के लिए कोई अकाउंटेंट रखने का जरूरत नहीं है, अकाउंट्स रिलेटेड जो भी काम होगा हम कर देंगे और उसके बदले जो अकाउंटेंट को आप लोग सैलरी देने वाले हो वो मुझे दे देना, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसा अगर आप लोग सब हम लोग तीनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट होंगे, तो मुझे क्या सैलरी दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर एज ए मतलब अकाउंटेंट या फिर एज ए कोई भी वजह से उसको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर ऐसा एक्ट कर रहा है बिजनेस में जिसकी वजह से उसे सैलरी मिलना चाहिए, क्या वो सैलरी ले सकता है? अगर डीड में लिखा हुआ है तो ले सकता है, ठीक है। एनी वेरिएशंस इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। क्या पार्टनर लोगों का राइट्स और ड्यूटीज में कोई भी अगर चेंजेस होगा म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली का मतलब होता है तीनों एग्री होके अगर कोई वेरिएशंस लाना चाहते हैं तो इस पे क्या हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी रखा है वो भी डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल ऑन द ऑकेशन ऑफ चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये गुडविल क्या होता है ये हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पे भी पूरा अलग एक पॉइंट बना हुआ है, तो अभी गुडविल बोलेंगे तो वही बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन हो जाएगा कि गुडविल क्या होता है, ठीक है। और ये चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ये पूरा है, आगे जाके पूरा चैप्टर है, तो ये पॉइंट नंबर 9 पे ही एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो 10th नंबर देखो, प्रोसीड्यूर बाय विच पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब जैसे मान लो रिटायरमेंट का एज सभी का आएगा, या फिर पार्टनर चाहे तो वॉलंटियर वे से भी रिटायरमेंट ले सकता है, मतलब रिटायरमेंट के एज के पहले। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको क्या क्या मिलेगा, मतलब रिटायरमेंट होने पे सभी को तो अपना पैसा मिलना चाहिए ना, जो बिजनेस में इतना दिन पैसा लगाया, प्रॉफिट वगैरह, तो वो कैसे पे किया जाएगा उसके बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए डिजीज पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। जैसे रिटायरमेंट का एज हुआ, लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको क्या क्या मिलेगा वो तो डिस्कशन का बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ मान लो किसी का डेथ हो गया, इसको बोला जाता है डिजीज्ड पार्टनर, ठीक है। अगर किसी का डेथ हो गया तो उन्होंने इतने दिन बिजनेस में जो भी अपना पैसा लगाया, जो भी अपना मेहनत लगाया, तो उनको क्या मिलेगा, तो उनका वो पेमेंट कौन लेने आएगा, एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर्स मतलब उनके बाद जो है जिनका जो लीगल हायर होते हैं, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, कोई लीगल हायर हो सकते हैं, जिनको इन्होंने रेफर किया था, नॉमिनी कर रखा था, वो उनको पेमेंट मिलना चाहिए। तो किस तरह से उन्हें पेमेंट मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजेस आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी
इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो बिजनेस में पैसा वगैरह नहीं लगा सकता है, तो जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसके बारे में भी डीड में पता होना चाहिए। प्रोसीड्यूर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर लोगों में किसी वजह से डिस्प्यूट हुआ तो उसको कैसे हम लोग सेटल करेंगे, मतलब ओरली कर लेंगे, कोर्ट में जाके सेटल करेंगे, क्या करेंगे, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कैसे अकाउंट्स बनेगा, ऑडिट का मतलब होता है जो सीए होते हैं उनको ऑडिट करने का जो है मतलब ऑडिट करने का राइट्स है, ठीक है, कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता, उनको ऑडिट करने का राइट्स है। ऑडिट करने का मतलब है जस्ट चेक करना कि जो अकाउंट्स बना है वो सही है कि गलत है, और उस पर कमेंट करना, उसको सही करना ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम होता है जस्ट ये बताना कि सही हुआ है कि गलत हुआ है, सही करके नहीं देना है, जस्ट बोलना है कि सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो ऑडिट कैसे करना है, तो ये 14 पॉइंट्स जो है ये डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म नॉट कंपलसरी बट नॉन रजिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट्स द पार्टनर ऑफ द फर्म फ्रॉम टेकिंग एनी लीगल एक्शन, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था, रजिस्ट्रेशन करना 1932 के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो एनी डिस्प्यूट देन कैसे उसे हम लोग मैनेज करेंगे, लीगल एक्शन कैसे लेंगे, तो इसी वजह से रजिस्ट्रेशन करने से बेटर होता है। ऑफन देयर इज नो रिटन पार्टनरशिप डीड, और इफ देयर इज वन it may be silent on a particular point. In that case, the relevant section of Partnership Act will apply. If on any point the partnership deed contains a clause, it will hold good. Otherwise, the provision of the act relating to the question will apply. क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ना तो हमारा कोई एग्रीमेंट था, ना तो कोई डीड बना हुआ था, और पार्टनर लोगों में डिस्प्यूट हो गया, तब क्या होगा, तब 1932 में जो भी बोला गया है उसको अप्लाई करने का कोशिश किया जाएगा रिलेवेंट सेक्शन के हिसाब से, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर डीड नहीं बना है, डीड नहीं बना है मतलब हम लोगों ने ये सारा चीज रिटर्न में बनाया ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ओरल एग्रीमेंट किए और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिख पाया, तो क्या क्या चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डीड नहीं बना हुआ है तो कोई भी पार्टनर सैलरी के लिए क्लेम नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे तो अकाउंट्स का काम आता है, अकाउंटेंट रखने का जरूरत नहीं है, हम अकाउंट्स का काम कर देंगे, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। फिर 2-3 महीना गया, फिर हम बोल रहे हैं मुझे कुछ सैलरी वगैरह देने से बेटर नहीं होता, हम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, हम अकाउंटेंट का भी काम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ पैसा एज ए सैलरी चाहिए। तो अगर डीड बना हुआ है तो हम क्लेम कर पाएंगे, अगर डीड बना हुआ नहीं है तो हम कितने भी अकाउंटेंट के काम के लिए मेहनत क्यों ना करें, हम सैलरी नहीं मांग सकते। हाँ, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से सब कोई मान जाता है तो मुझे सैलरी मिल गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बाकी लोग अगर बोलेंगे वो आपका प्रॉब्लम है, आपने क्यों किया, अकाउंटेंट वाला काम मत कीजिए, हम लोग यहाँ से आपको सैलरी एटलीस्ट नहीं देंगे। तो नो पार्टनर हैज द राइट टू ए सैलरी, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो कोई सैलरी का डिमांड नहीं कर सकता है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर डीड में लिखा हुआ है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, पैसा ड्रॉ करने से जो इंटरेस्ट देने का बात था कि 100 रुपए निकाले 1 साल के लिए रख लिए तो 110 रिटर्न करना पड़ेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर डीड पे लिखा हुआ है। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है, जितना इच्छा ड्रॉ करो, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो क्या है कि अगर डीड बना हुआ नहीं है तब भी उनको 6% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में लोन दिया है और इसके बारे में डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था कि अगर पार्टनर लोन देता है तो उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ था, जैसे देखो कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लोन के इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ हो या ना हो, अगर लिखा हुआ है देन फॉलो उसे करना है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तब भी 6% मिलेगा लोन का इंटरेस्ट। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 6% तो मिलेगा ही, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी पेड ऑफ ओनली इफ देयर इज अ
प्रॉफिट। अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे, पहले 5th नंबर पढ़ लेते, ये रह गया प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। डीड अगर नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेंगे? इक्वली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस को हमेशा इक्वली शेयर करेंगे। डीड अगर बना हुआ नहीं है तो लोन अगर किसी ने प्रोवाइड किया है तो 6% बेसिस पे उनको इंटरेस्ट दे देंगे, बाकी ड्रॉइंग्स, कैपिटल, सैलरी ये सब नहीं मिलेगा। डीड नहीं बना हुआ है तो ये सब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है लास्ट, ये नोट देखते हैं, देखो ये नोट क्या बोला है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन बता रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू ए पार्टनर विल बी पेड। बोल रहा है कि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ था, मतलब डीड नहीं बना हुआ है, लेकिन कोई पार्टनर सैलरी का डिमांड कर रहा है या फिर कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दे दो कैपिटल पे। वैसे तो इंटरेस्ट या फिर जो सैलरी पे सैलरी है या इंटरेस्ट है कैपिटल पे या फिर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना, ये सब नहीं देना पड़ेगा या मिलेगा जब तक डीड नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, तब पार्टनर अगर ये डिमांड कर रहा है और डीड नहीं बना हुआ है तो फिर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट अच्छा हुआ है, वैसे डीड में लिखा हुआ नहीं है कि सैलरी देना पड़ेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ नहीं है। फिर भी अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है तो क्या हो सकता है, पे करना पड़ सकता है, अगर मतलब म्यूचुअली एग्रीड होते हैं तो। अब देखो यहाँ पर कुछ डिस्कशन है, क्वेश्चन है, एक्चुअली एग्जांपल है, देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस इन ए पार्टनरशिप ऑन 1 Jan 2019। 1 Jan 2019 में ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर ओरल और रिटन। दोनों ने ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, ना तो ओरल एग्रीमेंट किया ना तो रिटन एग्रीमेंट किया। दे कंट्रीब्यूट 40,000 एंड 10,000। तो ए ने 40,000 दिया, के मतलब 1000 होता है, और बी ने 10,000 दिया बिजनेस में एज ए कैपिटल। In addition, he also advanced 20,000 on 1 July 2019। ए ने एडवांस किया, एडवांस का मतलब होता है लोन देना, 20,000 लोन दिया है, ठीक है। कब दिया है? 1 जुलाई को। ए मेट विथ एन एक्सीडेंट, ए का एक्सीडेंट हो गया, कब? 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को ए का एक्सीडेंट हो गया एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2019। और 1 अप्रैल से लेके जून तक उसने बिजनेस में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 अमाउंटेड टू 50,600। उस साल 2019 में इनका बिजनेस का पूरा जो प्रॉफिट आया दैट इज 50,600। डिस्प्यूट्स हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों के बीच में अब झगड़ा स्टार्ट हो गया है। तो स्टोरी क्या बना, ए बी दो पार्टनर थे, ए ने 40,000 लगाया बिजनेस में, बी ने 10,000 लगाया। अच्छा, ए का एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से वो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक बिजनेस में आया नहीं, ठीक है। अब उसके बाद उसने बिजनेस में कुछ लोन भी दिया, प्रॉफिट हुआ उन लोगों का उस साल का 50,600 रुपए। अब इन दोनों में कुछ झगड़ा हो रहा है प्रॉफिट शेयर को लेके। क्या झगड़ा हो रहा है? ए क्या बोल रहा है, ही शुड गिव इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। ए बोल रहा है मुझे मेरे कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दे दो और लोन पे भी मुझे इंटरेस्ट दे दो। क्या ए ये क्लेम कर सकता है जबकि डीड बना हुआ नहीं है? तो मैंने अभी तक तो इतना कुछ बोला, अभी थोड़ा आप लोग जवाब दो कि इंटरेस्ट, ए को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल या लोन पे? डीड बना हुआ नहीं है तो बताओ ए को इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? क्या लगता है? जो भी लग रहा है बोलो ना, गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ए को इंटरेस्ट कैपिटल और लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? मतलब लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये पॉसिबल है? ए जो बोल रहा है झगड़ के, क्या ये सही बोल रहा है? बोलो। अगर डीड बना हुआ नहीं है बोलो बोलो। मैम है इंटरेस्ट पावे হ্যাঁ, কোনটার ইন্টারেস্ট পাবে বলো, ক্যাপিটাল না লোন? বলো পুরোপুরি বলো আনসারটা। লোন, তাই তো? লোন বললে তো, কথাটা একটু কেটে যাচ্ছে। हाँ लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन डीड नहीं बना हुआ है तो कितना मिलेगा? क्या 10% मिलेगा? डीड नहीं बना हुआ है तो क्या 10% मिलेगा? कितना मिलना चाहिए? अभी 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 हाँ एक बार बोलो, एरोप्लेन যাচ্ছে শুনতে। 6%। হ্যাঁ হ্যাঁ 6% करेक्ट। लोन पे 6% वो
क्लेम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि डीड नहीं बना हुआ है। लेकिन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, डीड नहीं बना हुआ है ना, डीड में लिखा हुआ होता है तभी मिलता है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, मतलब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट को ना कैसे शेयर करो, प्रॉफिट को कैपिटल के हिसाब से शेयर करो। क्यों ये ऐसा बोल रहा है? देखो इसने ज्यादा पैसा दिया था, तो ये बोल रहा है प्रॉफिट को 4:1 में शेयर करो। 4:1 मतलब प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल, 40,000 और ये 10,000 के रेशियो में। ये ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। अगर डीड बना हुआ नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करना पड़ेगा? हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, अगर डीड बना हुआ नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इक्वली। ठीक है, तो कैपिटल के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अगर ये बोले तो उसका क्लेम सही है। अब बी का देखो, बी क्या बोल रहा है, तो हम लोग ए का आंसर देख ले एक बार, क्या लिखा हुआ है देखो। ए का आंसर के हिसाब से, सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउइंग रूल्स आर एप्लीकेबल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि कुछ भी एग्रीमेंट रूल्स जो ओरली या रिटन कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कुछ रूल्स हम लोग अप्लाई कर देंगे इनके ऊपर। क्या बोलेंगे? उसके हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है कैपिटल पे अगर डीड बना हुआ नहीं है, लोन पे 6% दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करवा देंगे, रेमुनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा कोई भी पार्टनर को। ठीक है, तो ये लोग अगर जाके लॉ मतलब लॉफुली कुछ भी अगर क्लेम करना चाहे तो सबसे पहले इनको ये बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपके ऊपर ये रूल्स जो है एप्लीकेबल होता है। अब देखो ए जो है वो इंटरेस्ट, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये देखो, नाइदर ए नॉर बी विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू बोथ ए एंड बी अगर उन्होंने लोन दिया है तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये ना कंबाइनली आंसर दे दिया। ठीक है, तो हम लोग बी वाला भी पढ़ लेते फिर आंसर देखेंगे। नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, ये बी ठीक बोल रहा है कि प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, ये सही बोल रहा है। डीड नहीं बना हुआ तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए। ही शुड बी अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस, बोल रहा है कि ये तो बीमार था, एक एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ दिन काम में नहीं आया तो मुझे सारा काम करना पड़ा। बी ऐसे बोल रहा है मुझे सारा काम करना पड़ा क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत किया, तो मुझे 1,000 रुपए करके उतने टाइम के लिए पे कर दीजिए हर महीने के हिसाब से। तो एक कितना दिन घर पे था? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। ठीक है, कितना दिन होता है? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। तो बोल रहे 3 मंथ्स का 1,000 रुपए करके ना मुझे 3,000 दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने, ये जब नहीं आया तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ा। लेकिन ये ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि डीड नहीं बना हुआ है। तो इसको सैलरी मतलब रेमुनरेशन मतलब वही होता है कि मतलब रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम, इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा कैपिटल पे, लोन पे जरूर मिलेगा। अगर बी ने लोन दिया है तो 6% रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखो यही वाला आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो नाइदर ए नॉर बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, 6% करके दोनों को लोन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस जो है इक्वली शेयर करना पड़ेगा ए बी को। नो रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब ये बोल रहा था ना 3,000 दे दो, मैंने ज्यादा काम किया, ये सब कुछ भी इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या दिया है, शायद लास्ट में भी कुछ बोला था, मैंने रीड नहीं किया। ये देखो यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम। अच्छा, सेटलमेंट क्या होगा? डिस्प्यूट कुछ नहीं, ये अगर किसी भी लॉयर के पास जाएंगे तो वो यही इनको राय देंगे कि आपके ऊपर 1932 एप्लीकेबल होगा और उसके हिसाब से ये रूल्स होगा। और क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है। लॉ के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था? 50,600, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखो 50,600, ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का सारा एक्सपेंसेस देने के बाद जो प्रॉफिट बचा। ठीक है, और ए जो है वो बिजनेस के बाहर का लोग नहीं है, ए और बी ये दोनों ही तो पार्टनरशिप फर्म में है। तो ए ने जो लोन दिया था बिजनेस में उसका इंटरेस्ट ए को मिलेगा। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट ना यहाँ पर डिडक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट आता है बिजनेस के सारे खर्चे देने के बाद। तो क्या लोन का इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा नहीं है? जरूर बिजनेस का ही खर्चा है, लेकिन लोन दिया कौन है? पार्टनर दिया है। तो पार्टनर को क्या पे करना है, क्या पार्टनर को देना है, ये कहां पर दिखाते हैं हम लोग? पीएल एप्रो में दिखाते हैं। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो पीएल से आता है। तो पीएल से आया हुआ आंसर कितना है ये? तो पीएल एप्रो में हम लोग दिखाएंगे ना कि ए को 600 रुपए लोन का इंटरेस्ट देना पड़ा। कैसे 600 रुपए? 20,000 ए ने लोन दिया था और 1 जुलाई को दिया था, तो जुलाई से लेके अप्रैल तक कितने दिन का है, कौन सा ईयर एंड है वो देख लेते हैं।
जुलाई में लोन दिया था, 6 महीने का है कि नहीं चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर जुलाई 1 जुलाई को दिया था और बिजनेस जो है 31 दिसंबर तक का है, तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन। ये देखो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन, 20,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगता है 6% पर एनम, मतलब 1 साल का 6%। तो 1 साल का 6% मतलब यहाँ पर ये देखो 1 साल का 6% मतलब 1200 फॉर 12 मंथ्स। तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक एक महीने का मिल जाएगा 100 और 6 महीने का इंटू 6। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको एक साथ ऐसे लिखा जाता है 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 600 रुपीज। ठीक है, तो 50,000 जो प्रॉफिट हुआ ये दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, 25,000 25,000, ये इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये डिस्कस कर देते। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 3 पार्टनर है, तीनों कैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं, 2:3:5 बेसिस पे। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख। इनका फिक्स्ड कैपिटल है 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख। फॉर द ईयर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा अकाउंट में जाना, ठीक है, पैसा जुड़ना। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होगा, जो भी पार्टनर लोगों को पैसा मिलेगा, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट हो, वो पार्टनर लोगों को हाथ में नहीं दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, वो उनके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, उनके अकाउंट में ऐड किया जाता है। जैसे सोचो ना, बैंक हमें कोई इंटरेस्ट देती है, वो तो घर पे पैसा नहीं भेजती ना, वो हमारे अकाउंट में उस पैसे को ऐड कर देती है। ठीक है, या फिर बैंक हमारा कोई इंटरेस्ट चार्ज काट रही है, जैसे मान लो किसी एटीएम यूज के लिए, चेक बुक के लिए, तो वो क्या होता है ना, हम लोग बैंक अपने मतलब उस पासबुक में अपडेट कर देती है, हमें थोड़ी ना बताती है फोन करके कि आपका इतना पैसा काटे। हाँ, मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ सकता है किसी का, वो अलग बात है, अभी वो फैसिलिटी हुआ है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी पैसा हमें मिल रहा है या फिर डिडक्ट हो रहा है बैंक के थ्रू से, तो वो क्या होता है, हम लोगों को बैंक नहीं बताता है डायरेक्टली। ठीक है, वो हमें बाद में ही पता चलता है। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोगों को कोई भी पैसा लेना या देना है तो वो इन हैंड नहीं होता है, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होता है। मतलब अगर पैसा मिला तो कैपिटल में ऐड कर दो, और पैसा अगर काट लिया गया तो कैपिटल से डिडक्ट कर लो, इस तरह से होता है। तो इनका कैपिटल ये था, और कैपिटल में इंटरेस्ट देना था, रूल्स बनाया इन्होंने कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे 12% इंस्टेड ऑफ 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया जिसको क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल में, वो है 12% इंस्टेड ऑफ 10%। 12% दे दिया है गलती से, जबकि 10% देना था, तो क्या एडजस्टमेंट होगा। तो ये देखो 12% देना था बट 10% दे दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, ये देखो कितना कितना कैपिटल है, 15 लाख है। ठीक है, तो 15 लाख पे इंटरेस्ट देना चाहिए था कितना, 10%। तो 15 लाख पे 10% 1,50,000। ठीक है, फिर 30 लाख पे 10%। ये सब एग्जाम्पल है इसीलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम जरूर करके ही दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो 60 लाख पे 10%, 6 लाख, ये इंटरेस्ट का खर्चा होना चाहिए था। मतलब फर्म की तरफ से 10,50,000 इन तीनों को इंटरेस्ट देने के लिए चला जाता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो इन्होंने 10% की जगह गलती से 12% दे दिया, मतलब 15 लाख पे 12%। तो 15 लाख पे 12%, ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं 15 लाख पे 12% कितना होता है। ये देखो 15 लाख पे 12%, ठीक है, 1,80,000। ठीक है, और अच्छा उसके बाद 15 लाख के बाद कितना है, 15 लाख के बाद 30 लाख, 30 लाख पे 12%, 30 लाख पे 12%, 3,60,000। ये देखो 3,60,000, और 60 लाख पे 12%, 60 लाख पे 12%, यानी कि 7,20,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट का खर्चा टोटल 12,60,000 हो गया, जबकि होना चाहिए था 10,50,000। ठीक है, तो गलती से हम लोगों ने कितना ज्यादा पे कर दिया, दोनों का डिफरेंस 12,60,000 से 10,50,000 माइनस करेंगे तो 2,10,000 हम लोगों ने ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब इंडिविजुअल भी हम लोग चेक करेंगे कि ए को मिलना चाहिए था 1.5 लाख, जबकि ए को दे दिया 1,80,000, 30,000 ज्यादा दे दिया। ठीक है, बी को देना चाहिए था 3 लाख, दे दिया 3,60,000, 60,000 ज्यादा दे दिया। सी को देना चाहिए
चाहिए था 6 लाख, दे दिया 7,20,000, 1,20,000 ज्यादा दे दिया, तो ओवरऑल 2,10,000 इंटरेस्ट के तौर पे हम लोगों ने ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब ये 2,10,000 को कैसे एडजस्ट करेंगे, एक चीज सोचो कि ये 2,10,000 अगर हम लोग इंटरेस्ट के तौर पे एक्स्ट्रा नहीं दे देते तो ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, तो इसका पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता। देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा एक्चुअली इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मतलब पार्टनर लोगों में जब कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा, तो उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को सही सही डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर इंटरेस्ट का पैसा इन्हें मिल रहा है कैपिटल का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट मतलब एक्सपेंसेस होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के कितना कितना अमाउंट पे हो गया है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ये अमाउंट पे हो गया 180, 360, 720। 180 मतलब हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर 180, 360, 720, 360, 720। ठीक है, ये टोटल हम लोगों ने कितना दे दिया 12,60,000। ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं हो के ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ये कुछ ऐसा होना चाहिए था अमाउंट 150, 3 लाख, 6 लाख, 1,50,000, 3 लाख, 6 लाख। ठीक है, तो ये टोटल होना चाहिए था 10,50,000। तो अगर हम लोग 10,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करते, ठीक है, जो कि करना चाहिए था, तो हमारा पैसा बच जाता, कितना बच जाता 2,10,000 जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो जो 2,10,000 बच जा रहा है, जो 2,10,000 एक्स्ट्रा हम लोगों ने एज ए इंटरेस्ट दे दिया, अगर हम लोग ये गलती ना करते तो 2,10,000 हमारे पास जो बच जाता उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता। पार्टनर लोगों को स्पेसिफिकली अगर कुछ देना है, हमारे डीड में बोला गया है लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कमीशन, अगर इस तरह का कुछ बोला गया है, वो देने के बाद जो भी बच जाएगा वो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में 2,10,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है। क्यों, क्योंकि 2,10,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट के तौर पे बांट दिया जो कि बंटना नहीं चाहिए था। तो ये 2,10,000 को हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से बांट देंगे। मतलब अगर हम लोग सही सही करते तो 10,50,000 का खर्चा दिखाते, बाकी जो बच जाता उसे प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अभी 2,10,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि 2:3:5 में। ठीक है, तो 2:3:5 में कितना हो जाएगा, ये हो गया 2,10,000 डिवाइड इंटू 2/10। ठीक है, और 2,10,000 इंटू 3/10, 2,10,000 इंटू 5/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हटा दो, मतलब 21,000 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 42,000, ये देखो 42,000, 21,000 इंटू 3 तो 63, ये देखो ना 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 5 तो ये हो गया 105। तो 2,10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि ए को 30,000 ज्यादा दे दिए, ठीक है, जबकि ए को अगर प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 42,000 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशियोज अलग है, रेशियोज अलग है ना। अगर हम लोग वही 2,10,000 को ऐसे ना बांट के 2,10,000 को अगर ऐसे बांटेंगे, ठीक है, तो डिफरेंसेस तो आएगा जरूर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रॉफिट के हिसाब से बांटते तो ए को 42,000 मिलता, बी को 63,000 मिलता, सी को 1,05,000 मिलता। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ देखो, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट को गलत बांटा था तो ए को हम लोगों ने 30,000 ज्यादा दे दिया था, जबकि ए को अगर हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से बांटेंगे तो ए को 42,000 मिलेगा, यानी ए को और भी 12,000 मिलेगा, ए को और भी 12,000 हमें देना पड़ेगा। और बी का देखो तो बी को 60,000 ज्यादा दिया था, जबकि बी को 63,000 मिलेगा अगर प्रॉफिट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता, तो बी को भी 3,000 और देना पड़ेगा। और सी का अगर देखो तो सी को 1,20,000 हम लोगों ने ज्यादा दिया था, जबकि सी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सिर्फ 1,05,000 ही मिलने वाला है, यानी
सी को हम लोगों ने 15,000 ज्यादा दे दिया, मतलब इसके अकाउंट में 12,000 आ जाएगा, ए के अकाउंट में 12,000 आएगा, बी के अकाउंट में 3,000 आएगा, सी के अकाउंट से 15,000 चला जाएगा। तो ये दोनों को जो पैसा मिलेगा ना वो सी के अकाउंट से ड्रॉ करके ही हम लोग दे देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा आने से कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल में ऐड होगा तो कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 12,000 और 3,000, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा सी कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल से चला गया कितना 15,000, क्योंकि गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सी के अकाउंट में ज्यादा पैसा चला गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एंट्री सी कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इंटरेस्ट लेस चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। इंटरेस्ट को गलत चार्ज करने की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ उसको हम लोग इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के हिसाब से जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुआ वो पैसा गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर हम लोग सही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट सबको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। 42,000 मिल जाएगा, इसको मिलेगा 63,000 और इसको मिलेगा 1,05,000, ठीक है। तो ये मिलेगा, तो इसका मतलब जितना भी जिसका एक्स्ट्रा हुआ है उसको हम लोगों ने एडजस्ट करके देखा कि जब हम लोग इंटरेस्ट गलत दिए थे तो ए को 30,000 इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, लेकिन ये पैसा अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो ये प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता, तो ए को प्रॉफिट का 42,000 मिलता, तो ए को और भी 12,000 देना पड़ेगा, बी को और भी 3,000 देना पड़ेगा और सी को 15,000 कम कर लेंगे उसके अकाउंट से, ठीक है। तो ये हो गया उसका एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है पावर्स ऑफ पार्टनर, पावर्स ऑफ पार्टनर दिया है और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज के लिए इतना ही देखो, ठीक है। आज जो भी बोला मैंने, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो होगा कि पूरा अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इलास्ट्रेशन 1 से थोड़ा सा यहाँ पर थियोरिटिकल पीएल एप्रो क्या होता है ये मुझे बताना है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। और पावर ऑफ पार्टनर्स ये हम लोग देखेंगे कि पार्टनर के पास क्या क्या पावर होता है, ये भी थियोरिटिकली देखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे।